जंग खत्म हो जाएगी, फिर भी मौत आएगी। रेडिएशन का हमला है सदियों का सदमा। ईरान खत्म होगा, मिडिल ईस्ट दफन होगा। एक और हिरोशिमा, इस मर्तबा सब सफा। रेडिएशन का रेड अलर्ट। आज सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, सवाल है इंसानियत के भविष्य का। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हमले, अमेरिका की कार्रवाई और निशाने पर ईरान के संवेदनशील ठिकाने। क्या यह सिर्फ सैंड स्ट्राइक है या दुनिया को ढकेला जा रहा है न्यूक्लियर तबाही के मुहाने पर? अगर इन हमलों में जरा सी भी चूक हुई, अगर किसी परमाणु साइट पर लगा एक वार बन गया रेडिएशन लीक का कारण, तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया को जहरीले बादल का शिकार बनाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, चेर्नोबिल डिजास्टर और फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसे ने हमें बताया है कि रेडिएशन सरहदें नहीं मानता। यह चुपचाप पूरी पीढ़ियों को तबाह कर देता है। तो क्या इस बार भी दुनिया वही गलती दोहराने जा रही है? क्या ताकत के प्रदर्शन में इंसानियत को दांव पर लगा दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला सिर्फ एक देश पर है या पूरी दुनिया के भविष्य पर? क्या मिडिल ईस्ट पर हमला न्यूक्लियर खतरे की शुरुआत है? एक्सपर्ट्स को सुनिए, फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में दोनों ही पक्ष जो है एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पर हमला कर रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका और इजराइल का ताल्लुक है, उन्होंने इस्फहान के ऊपर बड़े हमले किए हैं, जहाँ उनका मेन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। और ईरान ने इसराइल के जो दिवाना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसके पर हमला किया है। ऐसे में रेडिएशन लीक का खतरा बहुत बढ़ गया है। IAEA ने इंस्पेक्शन करने के बाद में कहा है कि एज ऑफ नाउ बाहर लीकेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, दिवाना का ताल्लुक है, वहाँ ना तो IAEA है और ना ही IAEA को इजाज़त देता है इसराइल इंस्पेक्शन करने का, ना ही NPT का सिग्नेटरी है। इसलिए वहाँ क्या रेडिएशन लीक हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि ये खतरा जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में कंडीशंस हैं वो बहुत वोलेटाइल है। हालांकि अमेरिका ने 5 दिन के लिए पॉज दे रखा है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के जो एसेट्स हैं, एनर्जी एसेट्स हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल जो है वो भी ईरान के ऊपर काफ़ी अटैक कर रहा है और ईरान भी इजराइल के ऊपर काफ़ी अटैक कर रहा है। यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इजराइल में है और ईरान में है, उनके आसपास भी काफ़ी अटैक हो रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी जो ईरान के साथ नेबरिंग कंट्री कुवैत है, उन्होंने वहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से कहा है कि वो अपने घरों में इंडोर्स में रहें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो फैल सकती हैं। तो आपने गेस्ट का सवाल और उनके जवाब भी सुन लिए, लेकिन अब देश का सवाल सुन लीजिए जिस पर 1 घंटे लगातार चर्चा होनी है। क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर लीक का खतरा मंडरा रहा है और इस पर किसी की नजर आखिर क्यों नहीं जा रही है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों। कुवैत का रेडिएशन अलर्ट क्या खतरे की घंटी है? क्या अभी भी वक्त है कि हम चेत जाएं? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा जरूर करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल से, ईरान के रिएक्टर्स पर हमले के बाद क्या IAEA को जांच करनी चाहिए? यह लापरवाही क्यों हो रही है? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से, आपकी स्क्रीन पर है वो, न्यूक्लियर लीक को लेकर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किस बात का इंतजार है? क्या कैजुअलिटीज हो जाएंगी, फिर मेजर्स उठाए जाएंगे? सवाल नंबर 5, अगर रेडिएशन लीक की घटना घट गई सच में, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कौन है जो इसे कंट्रोल कर सकता है? रेडिएशन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है हम आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि न्यूक्लियर लीकेज होगा तो कहां से होगा?
ईरान का एक मुकम्मल मैप लेकर आए दर्शकों आपके लिए, ताकि आप ये समझ सकें बारीकी से कि ईरान पर जो इजराइल अमेरिका ने हमले किए उसके बाद कितने न्यूक्लियर प्लांट्स उस हमले की जद में थे, और लीकेज अगर एक से भी हो गया तो खतरा बहुत बड़ा होगा। और यहां तो सबके लीकेज का खतरा मंडरा रहा है। एक मैप आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, बहुत गौर से इस मैप को देखिएगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहां कहां ईरान में चल रहा है उसकी तस्वीर लेकर आया हूं, लीकेज कहां कहां से हो सकता है। सबसे बड़ा जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है वो फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। यहां पर सबसे ज्यादा हमले अमेरिका ने, इजराइल ने किए हैं। यानी अगर डैमेज होती है इमारत, अगर इंस्टॉलेशन डैमेज होता है, यहां पर इनरिच जो यूरेनियम है उसके होने की आशंका है, तो लीकेज यहां से, रेडिएशन यहां से लीक हो सकता है। वरामिन इनका न्यूक्लियर साइट है, यहां से लीकेज हो सकता है। यहां पर देखिए तेहरान एकदम राजधानी के बिल्कुल किनारे एक न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पर लीकेज का खतरा है। बुनाब, मरीवान, लबीसान, अराक, बुशर और इसके अलावा बंदर अब्बास जो उनकी नेवी जहां पर है, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये तमाम, और ये संगंद एक और इनका न्यूक्लियर प्लांट है। इन तमाम जगहों से रेडिएशन लीकेज का खतरा है दर्शकों। और खतरा है क्या, मुझे जिस बात की आशंका है कि ये तमाम जो इमारतें डैमेज हुई हैं, तमाम जो साइट्स डैमेज हुई हैं, यहां से रेडिएशन जरूर लीक हो रहा होगा। लेकिन कुवैत ने एक अलर्ट जारी किया है, उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। तो इतने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर साइट्स पर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि यहां से न्यूक्लियर लीकेज नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्राफिक के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस सलीके और तरीके से अब यहां पर एटॉमिक हमला जो होने की आशंका लग रही थी, उस आशंका को छोड़ दीजिए। कुवैत ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट इसलिए कि ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि एडवाइजरी जारी करने के पीछे की मंशा यही होगी कि बहुत मुमकिन है कि वहां पर न्यूक्लियर लीक हो सकता है। हिदायत नंबर 1 क्या दिया है? अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। कुवैत ने रेड अलर्ट जारी किया है, एक एडवाइजरी बाकायदा अपने सिविलियंस के लिए, नागरिकों के लिए दी है। दूसरा जो एक सजेशन है, हिदायत नंबर 2 जो है कि खिड़की दरवाजे बंद रखें, घरों से ना निकलें। देखिए हिदायत नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार जो बातें कह रही है उन्हीं बातों को सुनिए और समझिए। हिदायत नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, कुवैत ने जो एडवाइजरी जारी की है न्यूक्लियर लीक को लेकर, उससे आपको वाकिफ करा रहा हूं दर्शकों। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना करें, सोचे समझे, पढ़ें, देखें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। हिदायत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, रेडिएशन लीक की आशंका है, इस वजह से कुवैत ने कहा है कि अपने घरों में रहें, बहुत मुमकिन हो तो उन इलाकों में ना जाए जहां पर रेडिएशन का खतरा हो सकता है, जहां पर रॉकेट्स गिरे हों, जहां पर ड्रोन अटैक्स हुए हों, जहां पर रिफाइनरीज हों, वहां जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत अहम हो जाता है, आपको मैंने मैप दिखाया दर्शकों, आपको मैंने कुवैत की एडवाइजरी बता दी कि आखिर क्या कह रहा है कुवैत, और उन्होंने अपने नागरिकों से कहा है कि घरों में रहिए, छतों पर मत जाइए, खिड़की दरवाजे बंद कर रखिए, सरकार के जो आदेश है उसको फॉलो करते रहिए, और किसी भी तरह के पैनिक में आकर कोई कदम ना उठाएं। लेकिन अगला ग्राफिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, उस ग्राफिक के जरिए आप समझेंगे कि आखिरकार यह खतरा इतना छोटा नहीं है, यह खतरा बहुत बड़ा है। और इस बड़े खतरे की वजह से किस तरह से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन की जद में आ सकता है, उसका शिकार हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि तीसरे विश्व युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ऐसे ही तबाह और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन अगर लीक हुआ तो कोई बम धमाका करने की जरूरत नहीं है, जंग खत्म भी हो जाएगी, बावजूद इसके सालों तक, सैकड़ों सालों तक मिडिल ईस्ट के लोग परेशान रहेंगे। ग्राफिक क्या कह रहा है, कंटेंट क्या कह रहा है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं, उस कंटेंट के जरिए आप देखिएगा, समझिए। न्यूक्लियर लीक का डर क्यों? वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया है, यह वजह है कि न्यूक्लियर लीक हो सकता है। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, कई साइट्स पर एनरिच यूरेनियम होने की आशंका जताई जा रही थी शुरू से ही, वॉर शुरू होने से पहले। तो अगर एनरिच यूरेनियम है तो लीक का खतरा भी है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी रेडिएशन लीक का खतरा होता है, क्योंकि जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां भी रेडिएशन लीक हो सकता है, क्योंकि वहां भी यूरेनियम, प्लूटोनियम और बाकी जो आइसोटोप्स हैं उसका इस्तेमाल होता है ऊर्जा बनाने के लिए। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जंग के चलते न्यूक्लियर लीक का खतरा बरकरार है, यानी इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो डैमेज जरूर हुआ होगा और वहां से न्यूक्लियर लीकेज का खतरा है। वजह नंबर 5, फिलहाल न्यूक्लियर साइट डैमेज को लेकर कोई ज्यादा अपडेट नहीं है। ईरान ये पता है कि यहां हमले हुए, लेकिन कितनी डैमेज हुई है न्यूक्लियर साइट्स, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। और यही सबसे बड़ा डर का विषय है कि जानकारी न होना, इसका मतलब कि आप खतरे को नाप नहीं सकते, भाप नहीं सकते। ग्राफिक्स में आगे बढ़ते हैं, अगर रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा?
हमारे आपके जहन में ये बात जरूर आ रही है कि अगर रेडिएशन लीक हो गया तो क्या होगा। वो कंडीशंस आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, जिसको सुनने और पढ़ने के बाद आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे। जी हां, कंडीशन नंबर 1, तेज जलन, उल्टी, कमजोरी होने लगती है जब रेडिएशन लीकेज किसी इलाके में होता है। इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, वो देखिएगा। एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम यानी एआरएस हो सकता है, इससे आप ग्रसित हो सकते हैं, शरीर में अलग अलग तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, बाल झड़ना, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। कंडीशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी खत्म हुई तो आपको तरह तरह के इन्फेक्शन होंगे। रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा, मैं मिडिल ईस्ट के हिसाब से चीजें बता रहा हूं, लेकिन ये यूनिवर्सल कॉजेज हैं जो हर जगह हो सकते हैं। कंडीशन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, शरीर के अंदरूनी अंग प्रभावित होते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, पैनिक्रियास, ये सब काम करना बंद कर देंगे अगर रेडिएशन की जद में आप आ जाते हैं। अगली कंडीशन क्या है, रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा दर्शकों, पूरी डिटेल लेके आए हैं, पूरा मुकम्मल जानकारी। थायराइड और ब्लड कैंसर के शिकार आप हो सकते हैं। समझिए कि थायराइड हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, इतनी गंभीर बीमारियां आपको तुरंत पकड़ सकती है। बच्चों में जन्म से जुड़ी बीमारियां यानी जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स है बच्चों में वो शुरू हो जाएगी। कंडीशन नंबर 7 आपने देख ली कि जो पैदा होने वाले बच्चे हैं या जो माएँ गर्भवती हैं उनके बच्चों को भी फर्क पड़ेगा, वो हेल्दी पैदा नहीं होंगे। कंडीशन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, पीढ़ियों तक डीएनए डैमेज का असर होगा, यानी बच्चों में दिव्यांगता होगी, उनकी आंख, उनके कान, उनके नाक, उनकी हड्डियां, उनके पैर, शरीर का जो ढांचा है वो खराब हो सकता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। कंडीशन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, हवा, पानी, मिट्टी जहरीली हो जाएगी, पानी पी नहीं सकते, खेती आप कर नहीं सकते, वहां रहना दुभर हो जाएगा। कंडीशन नंबर 10 क्या है, जो न्यूक्लियर लीकेज के बाद कंडीशन बनती है वो बता रहा हूं मैं। खेती और खाने की चीजें दूषित हो जाती हैं, ना तो आप खेती कर सकते हैं ना खाने पीने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो सब जहर बन जाता है न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से। कंडीशन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, लीकेज हुआ तो क्या होगा, जानवरों, पेड़ों पर भी असर होता है, पेड़ पौधे जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जानवर मवेशी मर जाते हैं और कभी कभी क्या होता है। कंडीशन नंबर 12 आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, शहर खाली करवाना पड़ सकता है, पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा प्रोविंस खाली कराना पड़ सकता है। कंडीशन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आने जा रही है। अगला कंडीशन नंबर जो 12 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, अगर रेडिएशन लीकेज हुआ तो क्या होगा, हजारों लाखों लोग प्रभावित होंगे, यानी नंबर्स नहीं है कितने लोग प्रभावित होंगे, उनका क्या होगा, इसे लेकर जानकारी आपके पास नहीं है। अगली कंडीशन क्या होगी, जो दिक्कतें आएंगी रेडिएशन लीक होने की वजह से, सालों तक नो एंट्री जोन बन जाएगा, यानी सालों तक आपको वहां पर नो एंट्री जोन रहेगा, वहां पर किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा, आने जाने की मनाही हो जाएगी। अगले कंटेंट पर आते दर्शकों, तो आपने ये देख लिया कि रेडिएशन लीकेज हुआ तो क्या होगा, क्या परेशानियां होंगी, लेकिन आइए ये चीफ का बयान आया है वो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, उसे भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। राफेल ग्रॉसी उनका नाम है, उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर, ईरान में न्यूक्लियर लीक को लेकर एक बहुत सख्त अलर्ट जारी किया है, जिसे सुनना, पढ़ना, देखना आपके लिए जरूरी है। आइए, ये वो संस्था है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करती है, उनके लीकेज को चेक करती है और ये भी देखती है कि सब कार्यक्रम ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। अलर्ट नंबर 1, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास की स्थिति को बेहद चिंताजनक उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो स्थितियां हैं बहुत चिंताजनक है, चीजें ठीक नहीं चल रही ईरान में। अलर्ट नंबर 2, संभावित रेडियो एक्टिव लीक्स के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, अगर रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ तो परिणाम, कंडीशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अलर्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बड़े शहरों जितने या उससे भी बड़े इलाकों को खाली कराना पड़ सकता है, एक मेजर चंक ऑफ एरिया उसको इवैक्यूएट कराना पड़ सकता है। अलर्ट नंबर 4, ईरान के न्यूक्लियर रेगुलेटरी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफी साहब, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगला जो अलर्ट उन्होंने जारी किया है वो ये है कि जल्द से जल्द अधिकारियों से मुलाकात होनी चाहिए, अगर मुलाकात नहीं हुई तो ये चिंता का विषय है। अब आपको सबसे आखिरी जो परमाणु हमला था उसके बारे में थोड़ा याद दिलाते हैं। हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था, जरा रिमाइंड करा रहा हूं, डरावना, भयावह है, सुनने के बाद आपको डर महसूस जरूर होगा, लेकिन हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया था तो क्या कंडीशन थी, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। और मिडिल ईस्ट में अगर रेडिएशन लीकेज हुआ तो ये सारी कंडीशंस वहां भी देखने, सुनने के लिए और समझने के लिए आपको मिल सकती हैं। हर इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल, बहुत जरूरी है आपके लिए। ग्राफिक स्क्रीन पर आपके हम लेकर आ रहे हैं, उसके जरिए आप देखिए और समझिए। जी हां, हमला 6 अगस्त 1945 को हुआ था। अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था, तारीख थी 6।
उसके अलावा अगला जो इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है वो देखिए, वो इंफॉर्मेशन क्या है। अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। बम गिरते भयानक विस्फोट और आग का गोला बना, एक मशरूम फॉर्म हुआ। बम जैसे ही गिरा, आग का एक बहुत वृहद बड़ा गोला देखने को मिला। तापमान लाखों डिग्री तक बढ़ गया था। यानी जैसे ही लिटिल मास्टर नाम के उस परमाणु बम को गिराया गया, आसपास का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ा। आसपास के लोग तुरंत जलकर राख हो गए, खत्म हो गए। इंफॉर्मेशन 4 आपकी स्क्रीन पर है कि जब रेडिएशन हुआ तो वहां क्या कुछ हुआ। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। कई लोगों की परछाइयां दीवारों पर छप गई थी, यानी वो जले तो जो उनका स्केलेटन था उसकी परछाई दीवारों पर छप गई थी। जी हां, इंफॉर्मेशन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। करीब 70,000 से 80,000 लोग एट वंस मारे गए थे। हमला होते ही 80,000 लोग खत्म हो गए। लेकिन यह सिलसिला वहीं नहीं रुका। कुछ महीनों में डेथ टोल बढ़कर 1,40,000 हो गई। जरा सोचिए कि महीने 2 महीने के अंदर 1.5 लाख आबादी खत्म हो गई। इंफॉर्मेशन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। रेडिएशन होता है, परमाणु हमला होता है तो क्या होता है। ज्यादातर लोग रेडिएशन और जलने से मर गए थे। उनकी स्किन जल गई, स्केलेटन जल गया, पूरा का पूरा शरीर राख में तब्दील हो गया। इंफॉर्मेशन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। इस हमले के बाद हिरोशिमा का लगभग 70% जो हिस्सा था दर्शकों, वो खत्म हो गया, वो तबाह हो गया, नेस्तोनाबूद हो गया। इतना भयावह होता है परमाणु बम का हमला। इन्फो नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था। डेब्रीज हर तरफ दिखाई दे रही थी। ना इंसान दिख रहा था, ना इंसान की जात दिखाई दे रही थी। इंफॉर्मेशन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। कई साल तक वहां रहना मुश्किल हो गया था। लोग खाना, पानी, भोजन के लिए तरस गए थे। सालों तक वहां पर इवैक्यूएशन होता रहा और आज भी उसके आसपास के इलाके में, हिरोशिमा में, लोगों में दिव्यांगता देखने को मिलती है। बड़ा सवाल यह भी है, गल्फ के न्यूक्लियर लीक से क्या भारत को खतरा है? ये तमाम इंफॉर्मेशन आपने देख ली दर्शकों, लेकिन भारत के लिहाज से भी इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट भारत से बहुत दूर नहीं है। बावजूद इसके हम सुरक्षित हैं। कैसे? ये ग्राफिक्स आपको बताने जा रहा है। भारत के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। अगर वहां पर न्यूक्लियर लीकेज होता है मिडिल ईस्ट में, तो भारत के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है, हम महफूज हैं। फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। घबराने की बात नहीं है। न्यूक्लियर लीक को लेकर मैं जानकारी दे रहा हूं, भारत को प्रभाव कितना पड़ने वाला है। भारत और खाड़ी देशों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, यानी मिडिल ईस्ट, इराक, ईरान, तेहरान, अबू धाबी और ये तमाम जो जगह है, कुवैत, जॉर्डन, कतर, बहुत दूर है। रेडिएशन हवा में बहुत दूर तक जाते जाते कमजोर हो जाता है, यानी अगर मिडिल ईस्ट में रेडिएशन फैला तो भारत आते आते उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। सीधा और भारी असर भारत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? हवा। जी हां, अगला फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि हम क्यों महफूज हैं, हम क्यों सुरक्षित हैं। फैक्ट नंबर 5 इज ऑन स्क्रीन। मिडिल ईस्ट से आने वाली हवाएं आमतौर पर सीधे भारत का रुख नहीं करती, भारत की तरफ नहीं बहती हैं। इसके अलावा एक और बफर है, एक नेचुरल रेसिस्टेंस भारत के पास है, जो ईश्वर ने हमें दिया है। अरब सागर भी एक प्राकृतिक बफर की तरह काम करेगा, यानी अरब सागर का पानी भी बहुत सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमें खतरा कम होगा। फैक्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, वो भी बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पास रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि रेडिएशन कितना है, कहां पहुंचा है, हमें कितना खतरा है, तो हम वक्त रहते उससे लड़ने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कदम उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, भारत ने आपदा प्रबंधन एजेंसियां हैं भारत में, वो लगातार वो काम कर रही हैं। फैक्ट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। किस तरह से गल्फ में न्यूक्लियर लीक हुआ तो भारत पर असर पड़ेगा कि नहीं। परमाणु सुरक्षा संस्थाएं अपना काम करती रहती हैं, ये लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है, जिससे ये खतरा बहुत कम है कि भारत को नुकसान पहुंचेगा। एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उसके जरिए इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरे नैरेटिव को समझने, जानने की हम कोशिश करेंगे और वो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझा पाएंगे। स्वागत कीजिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर अल्पना गोयल जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, न्यूक्लियर एक्सपर्ट है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। संजीव श्रीवास्तव जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजीव सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अल्पना मैम, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, इससे पहले कि मैं अपने स्ट्रेटेजिस्ट और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के पास जाऊं। ईरान की हालत यह है मैम कि करीब दर्जन भर न्यूक्लियर साइट्स थे जहां पर अमेरिका ने, इजराइल ने हमला किया। रिपोर्ट्स ये भी हैं
कि वहां पर बहुत सारी साइट्स को डैमेज हुआ है, उनके बेसमेंट्स, उनकी बिल्डिंग, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम्स, जो सिविल प्रोग्राम्स है वहां पर भी डैमेज हुआ है। मेरा सवाल आपसे मैम ये है कि अगर वहां पर यूरेनियम है या उनके आइसोटोप्स हैं मैम वहां पर, और अगर वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, तो डैमेज अगर हुआ है तो क्या न्यूक्लियर लीक का खतरा है? अल्पना मैम। पहला तो मेरा सबको नमस्कार। और प्रणाम। जैसे आपने बताया कि ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल है। हाँ, ये सच्चाई है कि ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल है। पर अभी जो अटैक हुआ है वो नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जिस पे हुआ है वो रिसर्च फैसिलिटी है, और उसमें यूरेनियम है जो कि लॉन्ग लिव्ड आइसोमर होता है, और ये अल्फा एमिटर होता है, तो इतना इफेक्टिव नहीं है अनटिल अनलेस इसको इनहेल किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए या आपको दिया जाए, तब तक उसकी कोई मतलब इतना नुकसान होने की कुछ वो नहीं है। और ये बहुत, जैसे आपने अभी बताया कि बहुत इंडिया को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये बात सच्चाई है, क्योंकि रेडिएशन पे जो है वो एलारा प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है। डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द डिस्टेंस, क्योंकि आपने बताया 3000 किलोमीटर दूर है हमसे गल्फ कंट्री, तो डिस्टेंस है। फिर धीरे धीरे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका इफेक्ट कम होता जाता है रेडिएशन का। और दूसरा तीसरा है कि आपने एक और अच्छी बात बताई कि पानी जो है वो उसको इफेक्ट को कम कर देगा। तो इंडिया को अभी एज सच कोई रेडिएशन के से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। और ईरान की जो फैसिलिटी पे अटैक हुआ है वो रिसर्च फैसिलिटी है, इट इज नॉट ए रिएक्टर पावर प्लांट। सो अभी जैसे आईएईए ने भी कंफर्म किया है कि कोई भी ऐसी रेडिएशन नहीं स्प्रेड आउट हुई है, और अभी इन्वायरमेंटल में कोई ऐसा रेडिएशन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ईरान के उस पे अटैक होता है तो वो जरूर थोड़ा सा मतलब एक कंसर्न का विषय है, क्योंकि बट उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत मतलब रोबस्ट है। वो क्योंकि वो VVER 1000 रिएक्टर है, जो कि डिफेंस इन डेप्थ पे बेस्ड है, और इट इज अ प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो इतना इजी नहीं है वो उसके ऊपर अटैक करके और उसके ऊपर से लीकेज, उसके अंदर से लीकेज होना, क्योंकि वो डबल वॉल कंटेनमेंट होता है उसमें। तो उसके अंदर से उसकी जो थिकनेस होती है वॉल की वो मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.7 मीटर की थिकनेस की वॉल होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि उसमें मेरे ठीक है हिसाब से कि अभी कोई अल्पना ऐसे मैम, माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं इसे कंसर्न का मैं। विषय है। जी जी अल्पना मैम, एक सवाल और मैं आपसे छोटा सा ले लूं। ब्रिगेडियर साहब इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे। क्लस्टर बमों के जरिए मैम अमेरिका ने हमला किया है, तो जो क्लस्टर बम होते हैं मैम उनकी डेप्थ वो 200, 250, 300 मीटर तक डैमेज करते हैं नीचे जाके। तो अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक से ज्यादा है मैम, सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स उनके पास बहुत सारे हैं। तो जो अमेरिका ने डैमेज किया था B2 बॉम्बर के जरिए, उन्होंने जिन बमों का इस्तेमाल किया था मैम, वो बंकर बस्टर बम है, क्लस्टर बम से मैम बहुत अंदर तक नीचे तक जाकर वो डैमेज करते हैं। और अगर ऐसा होगा तो क्या आशंका आपको है कि अगर उनका जो बेस है, उनका जो कोर है न्यूक्लियर प्लांट का, अगर वहां पर डैमेज हुआ है तो क्या रेडिएशन लीकेज होगा? नहीं, अभी तो जो जहां पे अटैक किया है वहां से कोई लीकेज नहीं है, ये कंफर्म भी किया है। अभी कोई ऐसा कोई डर, ऐसा कुछ मतलब कंसर्न का विषय नहीं है प्रेजेंटली। ठीक है। हाँ, अगर उसकी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पे जो पावर प्लांट है वो एक कंसर्न का विषय जरूर है, क्योंकि उस पे अगर अटैक होता है और जैसे आप बता रहे हैं कि जो काफी स्ट्रॉन्ग उससे अटैक होता है, तो वो एक कंसर्न का है, बट इट इज मतलब नॉट सो इजी ऑल्सो। राइट मैम, मतलब पॉइंट न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करना इतना मतलब इट्स नॉट वेरी मतलब जस्ट टू अटैक द न्यूक्लियर फैसिलिटी, राइट तो इट नीड ठीक मतलब ठीक फुल है प्रिपरेशन ऑल्सो। ठीक है मैम, प्लीज तो स्टे विथ उस मी मैम। केस में अगर ऐसा होता है तो ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने होंगे I'll आसपास come कोई। on that मैम, प्रिकॉशंस पे आऊंगा मैं। प्लीज स्टे विथ मी मैम। ब्रिगेडियर साहब मैं आपके पास हूँ, उसके बाद मैं संजीव सर के पास जाऊंगा। सर अभी रिपोर्ट है जो ईरान से डिफेंस रिपोर्ट अमेरिका ने जारी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
We can't hear We you. cannot hear you, Amit Singh. We cannot hear you. बिगड़े सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? I can hear you. हाँ, दत्ता सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि जो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनकी जो न्यूक्लियर साइट है, वहां पर बहुत बड़े बड़े अटैक्स में B2 बॉम्बर ने करीब 15 दिन लगातार वहां पर हमले किए हैं। और कुवैत ने एक अलर्ट जारी किया। सर, कुवैत ने कहा है अपने घर वालों को, अपने सिविलियंस को, अपने आसपास के लोगों को कहा है भाई कि घरों में रहिए, खिड़की दरवाजे मत खोलिए, छतों पर मत जाइए। ये अलर्ट सिर्फ इसलिए नहीं आया सर कि आशंका है, इस अलर्ट के पीछे जो इंटेल्स मिल रहा है हम लोगों को, उसके हिसाब से वहां पर न्यूक्लियर लीकेज का खतरा है। और आईए की टीम तो वहां पहुंची भी नहीं है। आईएई के चीफ ये कह रहे हैं कि हम वहां मॉनिटर कर रहे हैं और हम ईरान के अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं। टीम तो ग्राउंड जीरो पर पहुंची नहीं है। उन्हें कैसे पता कि न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अमेरिका तो कह रहा है कि हमने तमाम साइट्स को बर्बादी कर दिया है। दत्ता सर, देखिए, ऐसा है कि अमेरिका के जो दावे हैं वो मतलब दे आर अनक्लेम्ड। और जिस तरह से ट्रंप साहब मशहूर है कि वो मतलब कोई भी वक्तव्य किसी भी तरह का दे सकते हैं, और जिस तरह के क्लेम्स वो करते हैं उनमें आधी सच्चाई नहीं होती है। रही बात न्यूक्लियर संयंत्र की, देखिए अमेरिका ने जून 25 में भी हमले किए और उन्होंने क्लेम किया कि साहब हमने पूरा उनका जो जौहरी संयंत्र है सब बर्बाद कर दिए हैं। ऐसा नहीं हुआ। अभी भी आपने देखिए उन्होंने कहा है कि साहब हमने नतान्ज और बाकी के जो संयंत्र थे उन पे हमला किया है। देखिए, ईरान इस युद्ध की तैयारी कोई एक आध 2-4 साल से नहीं कर रहा है। ईरान इस युद्ध की तैयारी पिछले 30 या 35 वर्षों से कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो अपने जो मिसाइल जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको अगर 1-1 किलोमीटर 800 मीटर नीचे तक वो उनको बना सकता है या उनके ऊपर वो कंक्रीट की लेयर डाल सकता है, तो क्या वो न्यूक्लियर अपने असेट्स हैं उनको शो विंडो में रखेगा? कतई नहीं। तो ये सब चीजें बताती हैं कि अगर जो अमेरिका ने अटैक किए हैं वो सुपरफिशियल हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका का जो प्रस्ताव है उसको ठुकराया है और ईरान ने ये साफ और वाज़ेह कर दिया है कि साहब अगर इस तरह के हमले हुए या उसके जो मतलब चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट्स हो, चाहे वो उनके इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशंस हो या उनके और जो स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, अगर उन पे अटैक हुआ तो ईरान गुरेज नहीं करेगा। वो कह रहा है कि साहब मैं पूरे खाड़ी के देशों में अंधकार मचा दूंगा। और जिस तरह से ईरान और मतलब ताकतवर होकर उभर रहा है, जिस तरह से वो स्ट्रेटेजिक मूव कर रहा है, देखिए ईरान इज फाइटिंग ए वॉर ऑफ अट्रिशन। वो बिल्कुल मतलब उस इंटेंसिटी से नहीं लड़ रहा है कि साहब वो अपना सारा जो असला है मतलब उसका जो वॉर है, क्योंकि युद्ध में दो तरह की चीज होती हैं, एक इंटेंस रेट, एक होती है नॉर्मल रेट। तो ईरान नॉर्मल रेट पे अपने वॉर को मतलब ले जा रहा है और अपने जो असेट्स हैं, साइन्यूज ऑफ वॉर है, उनको कमिट कर रहा है। तो ये एक बड़ा मतलब सोची और समझी रणनीति के हिसाब से वो कर रहे हैं। अमेरिका इस बात से काफी चिंतित है क्योंकि अब उन्हें पता लग गया है कि जो ईरान कह रहा है वो कर देगा। और अगर देखिए वैसे भी 22% करीब जो आपकी एनर्जी के सप्लाई चेन थे वो श्रिंक हो गए हैं। तो वैसे ही पूरे विश्व में एक एनर्जी क्राइसिस सरफेस होती जा रही है। अगर उसने और भी इस तरह के जो खाड़ी के देशों के जो इंस्टॉलेशंस है उन पे अटैक किया तो पूरे विश्व के लिए एक ऐसी चिंता हो जाएगी, और खासकर खाड़ी के देशों के लिए, क्योंकि यूएई को छोड़ के बाकी के देशों पे केवल तेल है और उसके अलावा उनके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है। तो ईरान बिल्कुल इस बार अमेरिका को घुटनों पे लाके खड़े कर देगा। रही बात अमेरिका की कि साहब हम पहली बात उन्होंने कहा था कि पांच दिन तक हम कोई अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद बदस्तूर अटैक होते रहे। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से अमेरिका पे यकीन नहीं किया जा सकता, और ईरान इस बात को जानता है। ईरान बिल्कुल कतई अमेरिका के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि भाई उसके जो
हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं या जो बेसिस हैं, अभी देखिए 82 जो एयरबोर्न डिवीजन है उसको मूव किया हुआ है, लेकिन अमेरिका जानता है कि अगर उसने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए तो उसकी कैजुअलिटीज इतनी होंगी कि अमेरिका उनका जवाब अपने होमलैंड पे नहीं दे पाएगा। तो ये देखिए ईरान ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका का कहना कि साहब मैंने एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स तो थी नहीं उनकी, पहले से ही खत्म थी, नेवी ऑलराइट बहुत सर। एक छोटा सर कंपोनेंट था। मेन मसला जी। न्यूक्लियर लीक का है सर। आई टेक योर पॉइंट सर, आई टेक योर पॉइंट। संजीव सर, पता नहीं जैसे कि ईरान कभी हमला नहीं करे, अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा, अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा, ये वाली नैरेटिव बहुत चल रहे थे, हो गया। अब ये नैरेटिव चल रहा है पिछले 3 दिन से, कोई न्यूक्लियर लीकेज नहीं है, कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है। आप तो बहुत डेप्थ से मॉनिटर कर रहे हैं मिडिल ईस्ट को, आपको भी लगता है सर इतने बड़े हमले के बाद कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है वहां पे? देखिए, जिसको कहते हैं कि एज ऑफ टुडे, आज की डेट में, तो मैं ऐसा अभी कोई क्रेडिबल जो एविडेंस नहीं देखता कि जिसके के आधार पर कहा जा सके कि कोई न्यूक्लियर मटेरियल का जो रेडिएशन है वहां पर हुआ है, कोई न्यूक्लियर मटेरियल अंडर डायरेक्ट अटैक आया है। और IAEA की तरफ से भी ये जो वार्निंग्स अवश्य दी जा रही हैं। मैं अभी कुवैत के भी सरकार की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसको भी देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने एक रेडिएशन की बात कही है कि ऐसा हो सकता है, और इसके लिए वो नागरिकों को अलर्ट करने की बात कह रहे हैं। लेकिन अभी तक अभी इस वक्त तक कोई क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं है कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि कोई रेडिएशन वहां पर हुआ है और नागरिकों को एक आपातकालीन स्थिति में आना चाहिए, जैसा कि अनेक ऐसी रेडिएशन की जो घटनाएं हैं वो हुई। चेरनोबिल की घटना, जापान में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद जो वहां पर घटना सामने आई थी, तो एक्सीडेंट्स तो हुए हैं, और इस तरीके के एक्सीडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अनेक तरीके के जो सतर्कता के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बना करके रखे जाते हैं। अभी दत्ता साहब बैठे हुए हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से न्यूक्लियर के सेक्टर का करना है, न्यूक्लियर रेडिएशन से संबंधित करना है, वो पूरे विश्व के सभी जो राष्ट्र हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाते हैं, सभी इसको फॉलो भी करते हैं। सबके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी होते हैं, और जिसको कि समय समय पर एक्सरसाइज भी किया जाता है। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है वो निसंदेह चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और न्यूक्लियर रेडिएशन का जो खतरा है वो किसी तरीके से वो एक्चुअलाइज ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये खतरा सामने आ जाए। इसको लेकर के महाशक्तियों को और जो भी वॉरिंग साइट्स हैं उनको बहुत ध्यान में रखना होगा। और अभी आप देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो पिछले जून में जो यह 3 न्यूक्लियर ठिकानों को जो हिट किया था, एस्फहान, जो फोर्डो और नतांज, इसको जाहिर है कि इसके ठिकानों के ऊपर अमेरिका ने अपने जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स GBU 57 बॉम्ब जरूर गिराए थे, लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर कोई भी रेडिएशन वहां नहीं हुआ। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, और जो कि मैं पहला कारण ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं, वो ये कि ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को गवर्न करने वाली जो वहाँ की अथॉरिटीज थी, ईरान का जो पूरा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट था, उसने पहले ही वहाँ पर जो एनरिच्ड यूरेनियम है वहाँ से हटा दिया था, और वहाँ पर उनको इस बात की आशंका थी कि इस तरीके की कोई घटना हो सकती है। तो इस तरीके के पॉसिबिलिटीज लगातार बन रही थी, एक वातावरण बन रहा था उस समय भी कि अमेरिका कोई कार्रवाई कर सकता है, इजराइल का कोई कार्रवाई कर सकता है, और इस बात की ज्यादा संभावना है कि वो जो मटेरियल है वहां से पहले ही हटा दिया गया था। और यदि आप डोनाल्ड ट्रंप के हाल के समय के कुछ इंटरव्यूज को देखें तो उन्होंने तो ये कहा कि हमने वहां पर जो हमले किए उसकी वजह से वो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उसी अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज में दब गया है, वो बिल्कुल अंदर ही पड़ा हुआ है, उसका जो रेडिएशन है वो बाहर नहीं आ सकता। अब्बास अराक्ची ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही, जो कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं उस बात पे ज्यादा यकीन नहीं करता, और मैं पहले असेसमेंट को मैं ज्यादा क्रेडिबल मानता हूं कि वो जो मटेरियल है वहां से हटा दिया गया था। और वो जो मटेरियल है वो बड़ा 440 केजीज का लगभग है, और ये अब कहाँ है, किस तरीके से उन्होंने रखा है, और कई ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वो कैनिस्टराइज तरीके से छोटे छोटे सेगमेंट में बांट करके यहाँ वहाँ उन्होंने छिपा दिया है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है
वो जाहिर है कि इसको लेकर के हाईली जो पूरी तरीके का जो उच्च स्तर का जो सिक्रेसी है वो बढ़ती जाती है। और ये चूंकि युद्ध का समय है, इसलिए ईरान जाहिर है कि उन सारे 440 जो केजी का जो मटेरियल बताया जाता है, एनरिच यूरेनियम बताया जाता है, उसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में सिर्फ ईरानियन अथॉरिटीज ही जानती है। अमेरिका जरूर कोशिश कर रहा होगा, लेकिन यदि उन्होंने फाइंड आउट कर भी लिया तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका भी जो जिम्मेदार राष्ट्र है वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, किसी तरीके के न्यूक्लियर मटेरियल पर कोई डायरेक्ट हमला किया जाए। और यहीं पर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अभी ईरान की तरफ से भी जो इजराइल की डिमोना सिटी है उस पर हमला किया गया था, लेकिन डिमोना सिटी पर तो जो ईरान ने हमला जरूर किया, मिसाइल की स्ट्राइक जरूर की, लेकिन वो जो नेगेव सिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जहां पर पूरे इजराइल के न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि जो भी है वहां पर ऐसा असेसमेंट है कि वहां पे सारे मौजूद हैं, उस पर ईरान ने हमला नहीं किया। ईरान ने भी प्रिसीजन बेस्ड स्ट्राइक की है और उसने भी एक चेतावनी दी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ईरान भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि यदि किसी ने इस तरीके का कोई कदम उठाया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो किसी भी पार्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा भयावह होंगे, जैसा कि आपने अपनी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स में बताया कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर छिड़ती है तो उसके जो परिणाम क्या होंगे वो पूरी दुनिया भुगतेगी। और इस बात को ये सभी वारिंग साइड समझते हैं और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो कोई न्यूक्लियर मटेरियल पर सीधा सीधा हमला करने जा रहे हैं। राइट सर। अल्पना मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, संजीव सर भी कह रहे हैं कि अभी प्राइमा फेसी ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, ऐसी कोई खतरे की घंटी नहीं है। आईएए की भूमिका में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कम से कम इंटरवेन आईएए को करना चाहिए कि भाई आपने इतना बड़ा अटैक प्लान किया, तमाम न्यूक्लियर जो प्लांट्स थे वहां पर अटैक हुआ है, तो कम से कम हमें जाकर वहां चेक तो करने दीजिए। लाखों करोड़ों की जिंदगी का खतरा है, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है, तो क्या आईएए को कुछ त्वरित एक्शन नहीं लेना चाहिए था? अपने हेडक्वार्टर में बैठकर बयान जारी कर रहे हैं, कम से कम एक बड़ी टीम मैम जाती है वहां पर, वो पूरा चेक करते हैं और तमाम उनका एसओपी है सब चीजों का। अभी तक आईएए की टीम ने कोई एक्टिवली कोई पार्टिसिपेशन दिखाया नहीं मैम। अमित से मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि आईएए को भी पता है कि ऐसा कोई लीकेज अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये फैसिलिटी जो है ये रिसर्च फैसिलिटी है। जबकि आपको पता है यूक्रेन में जब हुआ था अटैक तो वो गए थे, आईएए की पूरी टीम गई थी, एक बार नहीं कई बार गई थी और उन्होंने वहां का सब मॉनिटरिंग किया था चेर्नोबिल के लिए। जी हाँ, चेर्नोबिल तो मतलब नहीं, अभी जो ये रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है इसमें भी कई बार वो लोग गए हैं, आईएए की पूरी टीम गई है एंड दे हैव रिलीज न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी क्योंकि आईएए को पता है कि यहाँ कुछ अभी लीकेज नहीं है, तो ये हमारे हिसाब से अभी कोई ऐसा मतलब जो भी अटैक हुआ है वो अटैक हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे नहीं हुआ है, इट इज अ रिसर्च फैसिलिटी विच इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं दे आर नॉट सेम, यू कैन सी। एंड ये यूएस को भी पता है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज ये केवल ईरान पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये पूरे गल्फ कंट्रीज पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि एयर, वाटर एंड ऑल दे सी they are common to with the Gulf countries. So it's not matlab for the US or for the Israel it is not easy. So that is why they have attack on the research facility, not the nuclear power plant. तो वैसे भी न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है ये केवल डिटरेंस के लिए होता है, अटैक करने के लिए नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी, इवन आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में कितने साल से वॉर चल रहा है, बार बार थ्रेट आती है न्यूक्लियर होगा न्यूक्लियर होगा, बट न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं वो अटैक करने के लिए नहीं होते, जस्ट टू शो देयर दैट वी आर कॉम्पिटेंट, हम कैपेबल हैं, उसके लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे करने के लिए बहुत यूएस को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल एक ईरान पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये सारी नियर बाई जितनी भी कंट्रीज हैं सब पे इफेक्ट आएगा। अल्पना मैम, एक सवाल मेरा ये भी था आपसे कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होता है या रेडिएशन वहां मैम होता है, तो सबसे पहला जो प्राइमा फेसी इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा और क्या उसे कंट्रोल करने के लिए क्विक मेजर्स क्या हो सकते हैं इन केस अगर रेडिएशन वहां लीकेज होता है तो मिडिल ईस्ट में? देखो, अगर लीकेज होता है, क्योंकि उसमें जो है सीजियम, स्ट्रोंशियम, आयोडीन, ये सब
जो है लीकेज होती है, तो सबसे पहले वो आयोडीन टैबलेट्स दी जाती है सबको। तो आयोडीन टैबलेट्स यूज मतलब जितनी पब्लिक होती है, और सबसे पहले इवैक्यूएशन मतलब पब्लिक को वहां से हटा दिया जाता है। बेस मेन तो वही होता है कि पब्लिक को सेव करना, देन इन्वायरमेंटल को भी सेव करना है उनको। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि पब्लिक को वो वहां से डिसलोकेट करते हैं, और उनको आयोडीन की टैबलेट प्रोवाइड की जाती है, जो कि ऑलरेडी मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे है उसमें वेल प्लान, क्योंकि डिसास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस जो न्यूक्लियर प्लांट जहां पर होता है वहां ये सब प्रिपरेशन पहले से होती है। इमरजेंसी के लिए क्या उनको एक्शन लेना है, क्या स्टेप उनको आगे बढ़ना है, तो ये सब चीजें पहले से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से पहले इमरजेंसी प्रिपेयरनेस पहले रेडी हो जाती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक बात बताइए, अमेरिका पहले दिन से ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देंगे, उनका न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देंगे, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर हम मॉनिटर कर रहे हैं, उनके पास कितना इनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी कहाँ है, वो कहाँ स्टोर किया गया है। फर्स्ट डे से नैरेटिव चल रहा है, लेकिन अभी तक कॉन्क्रीट ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ईरान की कितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हुई, बर्बाद हुई, या उसकी अभी जो करंट सिचुएशन कैसी है। सिर्फ नैरेटिव चला रहा है अमेरिका। हाँ बिल्कुल, देखिए अमेरिका जिसके पास इतनी हार्ड इंटेलिजेंस है, जब वो बिल्कुल रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है, अभी तक वो ये नहीं पता कर पाया है कि साहब उसकी जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो करीब 90% संवर्धन हुआ है उसका, वो कहाँ रखा है, और उसमें कम से कम 9 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए जा सकते हैं जी। तीसरी चीज, अमेरिका बहुत खुश हो रहा है कि साहब उसने सुपरफिशियल अटैक्स किए हैं। किसी भी न्यूक्लियर जो संयंत्र होता है या जौहरी संयंत्र होता है, उसकी 5 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि साथ कोई जलजला आया या कोई इस तरह का एक्ट ऑफ गॉड हुआ या कोई इस तरह का अटैक हुआ तो वो एकदम हिल जाएंगे, क्योंकि इसको कई लेयर से गुजरना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर इस तरह का कोई लीक होता तो अब तक तो हाहाकार मच गया होता साहब। मतलब ये कोई आम मतलब प्रोजेक्टाइल नहीं है या कोई आम बॉम्ब नहीं है जो आपने फोड़ा है, या कोई इस तरह का नहीं है कि साहब व्हाइट फॉस्फोरस आपने कर दिया तो लोग जलने लगेंगे करेंगे। इसमें तो इतनी तबाही होगी कि जिसका कोई खामियाजा मतलब आप उसका अंदाज ही नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और अमेरिका देखिए 1945 दूसरा समय था, आज अमेरिका सबसे मतलब इट इज वीकेस्ट एज फार एज उसकी स्टैंडिंग और स्टेटस और स्टेचर दोनों कंसर्न है। तो अमेरिका कोई इस तरह की वो हरकत नहीं चाहेगा। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है कि साहब हमने उनका न्यूक्लियर जो संयंत्र थे उनको खत्म कर दिया गया, उनकी नेवी खत्म कर दी गई, उनकी ये खत्म कर दिया गया। अब ईरान जानता है कि उसको ये सब चीजें कहाँ रखनी है। उसके पास आप देखिए जो मतलब इस्फहान में है, वहां रशिया के कोलैबोरेशन से वहां उसके पास एक संयंत्र है। तो रशिया ने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो अमेरिका को सीरियस अंजाम से भुगतना होगा। तो ये इतना आसान नहीं है कि ये केवल प्रोपेगेंडा है जो वो कर रहे हैं। आज आप देखिए जिस तरह की खबर आई है कि साहब यूएसएस इब्राहिम पे अटैक किया है ईरान ने, अमेरिका न तो उसका खंडन कर रहा है ना उसकी पुष्टि कर रहा है। तो जिस तरह से अमेरिका की आज क्यों अमेरिका को यूएसएस इब्राहिम जो एक इतना बड़ा जंगी मतलब इट्स ए मूविंग कैंटोनमेंट, इट्स ए मूविंग गैरिसन, उसको पीछे ले जाना पड़ा, क्योंकि उसे मालूम है कि अभी इस तरह के मिसाइल्स हैं ईरान के पास जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो वॉर बिल्कुल अमेरिका की छाती पे होगा। तो ये सब चीजें देखते हुए अमेरिका बिल्कुल अब इस तरह के हथकंडे आजमाएगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि साहब हमारी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ कह रहे हो साहब हमने बर्बाद कर दिया। मतलब व्हाट काइंड ऑफ लीडर आर यू आप? मतलब दुनिया देख रही है, अब तो लोग मतलब अमेरिका का प्रयास उड़ाने लगे हैं। 60 से 65% लोग अमेरिका के इनके खिलाफ हैं। तो इन्हें चाहिए कि साहब मतलब कुछ विवेकपूर्ण बातें तो करें। एक राष्ट्राध्यक्ष हैं आप, और एक छोटे से देश ने आपको घुटने टिका दिए, और ईरान तो तैयार है, ईरान तो कह रहा है कि साहब मैं तो और लंबी जंग के लिए तैयार हूं। लेकिन अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को सस्टेन करना, अपने आप को जस्टिफाई करना, और अपने आप को एक ऐसा कॉम्बैट स्टेमिना मेंटेन करके रखना। क्योंकि आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि साहब मैंने उसकी नेवी खत्म कर दी, तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा देते हैं? आप क्यों नहीं सारे शिप्स को एस्कॉर्ट करते हैं?
अमेरिका तो मतलब तिजारती देश है। आप सर उनसे भूमिका तो पाकिस्तान की भी बहुत मुश्किल में है। ये बीच बचाव के लिए, मीडिएशन के लिए बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की वेसल्स को ही ईरान ने रोक दिया कि जाने वापस नहीं कर दिया देंगे। गया। संजीव सर, मुझे एक बात थोड़ा अपने कॉन्टेक्स्ट में समझाइएगा आसान भाषा में, जैसे आप हर बार बताते हैं। कुवैत ने अलर्ट क्यों जारी किया सर? ये क्या सिर्फ ऐसे ही चलो कुछ काम नहीं तो अलर्ट ही जारी कर दिया रेडिएशन का? ऐसा तो नहीं है सर। कुवैत ने क्यों एडवाइजरी जारी की है? कुवैत डरा हुआ क्यों है सर? कुछ लोकल लोगों से बात हुई है सर, दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ इट। क्या हो गया ऐसा? नहीं, देखिए, ये जो इस तरीके के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो युद्ध के समय में लिए जाते हैं और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है और उसके आसपास के जो क्षेत्रों में वहां पर इस तरीके के मेजर्स लेना भी आवश्यक होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि कुवैत एक प्रोएक्टिव मेजर ले रहा है और एक डिजास्टर मैनेजमेंट को करने के संदर्भ में इस तरीके के मेजर्स सभी राष्ट्रों को लेने भी चाहिए। और मैं इस संदर्भ में मैं मानता हूं कि कुवैत का ये स्टेप है वो राइट डायरेक्शन में है, लेकिन इसको लेकर के कोई पैनिक सिचुएशन खड़ी नहीं करनी होगी। और और जैसा कि हम सभी इस बात को लेकर के सहमत हैं और कि जो अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इवन कि ईरान की इस्लामिक रिजीम हो, वो कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि जिसकी वजह से कोई न्यूक्लियर रेडिएशन का जो खतरा है वो बढ़े। और वो न्यूक्लियर मटेरियल पर सीधा हमला करना ये किसी के भी हित में नहीं होगा और इसके जो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। देखिए, एक बार आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड यदि क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद उसके जो परिणाम होंगे जो अन्य राष्ट्रों के लिए भी ये रास्ता फिर खुल सकता है। और जैसे कि अभी दत्ता साहब ने भी बताया कि रशिया भी उसमें अनेक तरीके के मूव्स ले सकता है, चाइना ले सकता है, अन्य जो राष्ट्र हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सभी इस तरीके के कदम ले सकते हैं। और ये पूरे विश्व के लिए महा विनाशकारी साबित होगा, सर्वनाशी साबित हो सकता है। पॉइंट टेकिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अल्पना आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द इनसाइट्स। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत